सभी की क्लास का जो टाइम टेबल है, तो मॉर्निंग 6 बजे आपकी करंट अफेयर की क्लास चलती है, दोपहर 3 बजे जीएस की क्लास होती है और रात के 10 बजे आपका एससीईआरटी चलता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एससीईआरटी आप सभी के एग्जाम के लिए सुपर टेट प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। आप लोग एससीईआरटी की बुक कंप्लीट पढ़ डालिए। आपका एक न्यूज़ चैनल है मुनमुन ब्लॉग्स, जिसके लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। यहाँ पर आपको पढ़ाई से अलग कुछ क्रिएटिविटी देखने को मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग ज़रूर करेंगे, मुझे पूरा यकीन है। दिल्ली को देश की राजधानी कब बनाया गया था? नई दिल्ली को देश की राजधानी कब बनाया गया था? 1908, 12, 11, 14। तो विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, 1911 में। 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया था। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया और साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आपको बताना है, यहाँ पे जल्दी से आप लोग रिप्लाई कीजिएगा। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, जिन्हें शॉर्टकट में A.O. ह्यूम कहा जाता है। A.O. ह्यूम भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। ये शिमला में बस गए थे। 1884 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग यहाँ पे जानते रहिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो आप लोग जानते रहिएगा, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बैनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, A.O. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी। तो विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है ये व्योमेश चंद्र बैनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने, WC बैनर्जी ने। इन्हें शॉर्टकट में WC बैनर्जी के नाम से जाना जाता है। और इसके प्रथम महासचिव कौन थे? A.O. ह्यूम थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में देश भर से कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, तो आप लोग यहाँ पे जानते रहिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष कौन थे, ये हो गया, और प्रथम महासचिव कौन थे? दोनों आप लोगों ने देखा। पहले अध्यक्ष WC बैनर्जी और प्रथम महासचिव A.O. ह्यूम थे। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्वेज नहर जोड़ती है, किसे जोड़ती है? विकल्प आप सभी के सामने है। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है कौन सा? सी, भूमध्य सागर को लाल सागर से। स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली एक नहर है। और इसका निर्माण कार्य कब शुरू हुआ स्वेज नहर का? सन 1859 ईस्वी में, 1859 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर थे, फर्डिनेंड। क्या नाम था? फर्डिनेंड। इनकी देखरेख में स्वेज नहर का निर्माण शुरू हुआ। और इस नहर की लंबाई, चौड़ाई और गहराई कितनी है? इस नहर की लंबाई है 162 किलोमीटर लंबी है, 60 मीटर चौड़ी है और इसकी औसत गहराई 16.5 मीटर के करीब है। सभी अप्रॉक्सीमेटली है। 10 वर्षों में ये बनकर के तैयार हो गई थी और 1859 में शुरू हुआ। फिर 1869 में ये नहर यातायात के लिए खोल दी गई थी। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट है, मेघालय का पठार विस्तार है। मेघालय का पठार विस्तार क्या है?
विकल्प यहाँ पे आपका सही होगा हिमालय, अरावली, प्रायद्वीपीय पठार, तिब्बत का पठार। तो विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, प्रायद्वीपीय पठार। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, प्रायद्वीपीय पठार। इस पठार को गारो राजमहल दर्रा प्रायद्वीपीय पठार से अलग करता है। इस पठार को गारो, यहाँ से गारो राजमहल दर्रा प्रायद्वीपीय पठार से इसे अलग करता है। जो प्रायद्वीपीय पठार का मुख्य खंड है, इससे कौन अलग करता है? गारो राजमहल दर्रा इस पठार को, मेघालय पठार को, ये जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है, मुख्य जो भूखंड है, उससे ये अलग करता है। ये मुख्य रूप से गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियों से निर्मित है मेघालय का पठार। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दन अभिकर्ता बालुका स्तूपों, बालू टिब्बा के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? यहाँ पे कौन सा ऐसा अपर्दन का कारक है जो बालू टिब्बा या बालुका स्तूपों को बनाने के लिए जिम्मेदार है? हिम नदी, भूमिगत जल, पवन या नदी? ऑप्शन से आपको बहुत ही क्लियर समझ में आ गया होगा। विकल्प आपका सही हो जाता है सी, पवन। पवन द्वारा रेत अथवा बालू के निक्षेप से, पवन के द्वारा रेत अथवा बालू के निक्षेप से निर्मित टीलों को क्या कहते हैं? बालू का स्तूप अथवा टिब्बा कहते हैं, बालू टिब्बा कहते हैं। इन स्तूपों के आकार और स्वरूप में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। जो टिब्बा होता है अलग अलग आकार और स्वरूप में निर्मित हो सकता है, और ये सब किस पर डिपेंड करता है? वायु की दिशा और गति पर निर्भर करता है। ठीक, बहुत ही क्लियर सी बात है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप सभी को ये क्वेश्चन आंसर और इसके बारे में जो भी मैंने एक्सप्लेन किया वो सब समझ आ गया होगा। अगला आपका क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है? आपको बताना है। क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। एक भी क्वेश्चन अगर आप लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लिया तो आपको बिल्कुल भी अगले वीडियो में या फिर जब कभी भी ये क्वेश्चन मिले तो क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है, ठीक है? तो एकदम से एनर्जी के साथ, जोश के साथ, जुनून के साथ आपको अब तैयारी में जुट जाना है। जल्दी कभी भी परीक्षा होने के चांसेस हैं, ठीक? तो विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे निचला हिस्सा है। इस परत में आर्द्रता, जल कण, धूल कण, वायुधुंध और सभी, एक तरीके से आप कह सकते हैं सभी मौसमी घटनाएं इसी मंडल में होती हैं। ये पृथ्वी की वायु का सबसे घना भाग है। भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई कितनी है? 18 किलोमीटर है, जो ध्रुवों पर घट करके कितनी हो जाती है? 8 किलोमीटर के करीब रह जाती है। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? 10 से लेकर के 12 किलोमीटर तक। इससे रिलेटेड इतनी इंपॉर्टेंट चीजें आपको जाननी है। जो मौसमी घटनाएं हो रही, किस मंडल में हो रही, ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, तो आपका उत्तर होगा क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कब नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी प्रदान की? विकल्प आप सभी के सामने, आप लोग जल्दी से बताइए। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019, विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, 12 दिसंबर 2019 को। विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी 12 दिसंबर 2019 को प्रदान की गई। विधेयक लोकसभा और राज्यसभा द्वारा कब कब पारित हुआ? लोकसभा के द्वारा 9 दिसंबर को और राज्यसभा के द्वारा 11 दिसंबर 2019 को ये पारित हुआ। विधेयक में प्रावधान क्या है? ध्यान से सुनते रहिएगा। 3 देशों, कौन कौन? बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हुए धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रस्ताव है। और यहाँ पे और क्या प्रावधान है? 31 दिसंबर 2014 को या उससे पूर्व भारत में आकर रहने वाले तीनों देशों के हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को सरकार भारतीय नागरिकता प्रदान करेगी। और ये प्रावधान जो है वो कहाँ पे लागू नहीं होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन हो जाता है। संविधान की छठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम या त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर यह प्रावधान लागू नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा।
अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कॉलेज के नए परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया? विकल्प आपका सही हो जाता है नागपुर, कानपुर, जयपुर, गोरखपुर। विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है नागपुर। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया गया? ध्यान दीजिएगा आप लोग, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया गया और ये किस नंबर का दादा साहब फाल्के पुरस्कार है? तो 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार है 2018। इससे किसे सम्मानित किया गया? तो विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है अमिताभ बच्चन को। दिया किसने था? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसने दिया था? हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने दिया था। अच्छा, अगर आप लोग फिल्मी दुनिया में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप लोग ये बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में, अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म कौन सी थी और ये किस सन में आई थी? जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, तो फिर पता चले कि आप लोग कितना ज़्यादा एंटरटेनमेंट करते हैं। और चलिए जान लेते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में। इसका गठन कब हुआ? इसका गठन 1969 में भारतीय सिनेमा के जनक घुंडीराज गोविंद फाल्के के सम्मान में इसका गठन हुआ 1969 में। इन्होंने वर्ष 1913 में पहली भारतीय फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई थी। फाल्के साहब ने 1913 में पहली भारतीय फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई थी। और ये पुरस्कार किसे दिया जाता है? भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए फिल्मी हस्तियों को दिया जाता है। पुरस्कार की राशि यहाँ पे जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है। पुरस्कार की राशि 10 लाख रुपए नगद है, एक स्वर्ण कमल है और एक शॉल है। 10 लाख रुपए, एक स्वर्ण कमल पदक के रूप में और एक शॉल दी जाती है। ये पुरस्कार की राशि है। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से किसे सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट, यहाँ पे अचीवमेंट अवार्ड 2019 प्रदान किया गया? आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन है, तो जल्दी से आप लोग बताइए। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है ए, कृष्णमाचारी श्रीकांत को। कृष्णमाचारी श्रीकांत को सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। और ये किस अवसर पर प्रदान किया गया ये पुरस्कार? बीसीसीआई वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में ये पुरस्कार प्रदान किया गया और प्राप्तकर्ता कृष्णमाचारी श्रीकांत है, जो कि भारतीय क्रिकेट में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया। और ये पुरस्कार किसने दिया? बीसीसीआई ने दिया। अच्छा, कुछ और पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। बीसीसीआई वार्षिक अवार्ड जो 2018-19 में विजेताओं की सूची है, उसमें कुछ अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जान लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, पहला एक इंपॉर्टेंट अवार्ड बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड महिला के लिए किसे मिला? अंजुम चोपड़ा को। पाली उमरीगर अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जो क्रिकेटर हैं पुरुष में किसे मिला? जसप्रीत बुमराह को मिला। और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिला पूनम यादव को मिला। और बीसीसीआई स्पेशल अवार्ड किसे मिला? दिलीप दोषी को। इतने इंपॉर्टेंट हैं आपके बीसीसीआई वार्षिक अवार्ड 2018-19 में जिन जिन विजेताओं को मिला है, तो आप लोग माइंड में रखे रहिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में भारत एवं नेपाल के मध्य आयोजित होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन सा था? आपको बताना है। यहाँ पे जल्दी से आप लोग रिप्लाई कीजिएगा। सूर्य किरण, मित्र, शक्ति, इंद्र, वरुण। तो विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सूर्य किरण। भारत और नेपाल के मध्य आयोजित होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम था सूर्य किरण। मेनली इसमें भारत और नेपाल की सेनाएं शामिल थी। और ये कौन सा संस्करण था? 14वां संस्करण था इसका। और जो 13वां संस्करण था वो कब आयोजित हुआ था? 30 मई से लेकर के 21 जून 2018 के मध्य पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। और ये 14वां कहाँ पर आयोजित हुआ? सलझंडी रूपंदेही जिला नेपाल में ये आयोजित हुआ है। नाम आपको लिख देते हैं,
सल, झंडी, रूपन देही जिला है ये, कहाँ पर? नेपाल में। यहाँ पर ये संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण आयोजित हुआ। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पे, हाल ही में चीन, रूस, क्वेश्चन है हाल ही में चीन, रूस और निम्नलिखित में से किस देश की नौसेनाओं ने ओमान की खाड़ी में युद्धाभ्यास किया? यूएसए, उत्तर कोरिया, ईरान, पाकिस्तान। देखिए एक देश हुआ चीन, दूसरा हुआ रूस और तीसरा देश पूछा जा रहा है, तो आपका विकल्प यहाँ पे सही हो जाता है सी, ईरान ने। गल्फ ऑफ ओमान में विश्व के 3 देशों की नौसेनाओं का युद्धाभ्यास हुआ। कौन कौन से 3 देश? पहला है चीन, दूसरा है रूस, तीसरा है ईरान। इसका उद्देश्य क्या है? क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सुरक्षा और आतंकवाद और पायरेसी के विरुद्ध अभियान। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में 3 दिवसीय राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य समारोह 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? आपको बताना है यहाँ पे। विकल्प आपका कौन सा सही होगा? यहाँ पे विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है बी, रायपुर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रायपुर में कब से कब तक आयोजन हुआ? 27 से लेकर 29 दिसंबर 2019 तक इसका आयोजन हुआ। कहाँ पर? रायपुर, छत्तीसगढ़ में। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? राहुल गांधी जी के द्वारा किया गया। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आप सभी लोग जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और पार्टिसिपेट आप लोग करते रहिए। क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को इंडिया साइबर कॉप ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस व्यक्ति को इंडिया साइबर कॉप ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऋषि कुमार शुक्ला, पीबी राजू, पीसी शर्मा, नीलू फुले। विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है बी, बीपी राजू को। बीपी राजू डिप्टी एसपी केंद्रीय जांच ब्यूरो के हैं। सीबीआई के ये केंद्रीय जांच ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के ये डिप्टी एसपी हैं बीपी राजू। और ये ने पुरस्कृत क्यों किया गया, किस कार्य के लिए? राजस्थान के एक इंजीनियरिंग कॉलेज द्वारा आयोजित एक ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा में एक धोखाधड़ी के मामले का पता लगाने के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से किसे या किसे वर्ष 2019 का राइट लाइवलीहुड अवार्ड प्रदान किया गया? विकल्प आप सभी के सामने है, तो विकल्प आपका यहाँ पे कौन सा सही होगा? आपको जल्दी से रिप्लाई करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे मार्क कर लीजिए। विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है डी, उपर्युक्त सभी को। राइट लाइवलीहुड अवार्ड का एक और नाम है, नाम कौन सा है? वैकल्पिक नोबेल इसे कहा जाता है। वैकल्पिक नोबेल, वैकल्पिक नोबेल। अच्छा, यहां पे देखिए, ये अमीनातो हैदर ये कहाँ के हैं? मोरक्को के हैं। गो जियानमेई ये कहाँ के हैं? चीन के हैं। ग्रेटा थनबर्ग ये स्वीडन के हैं। और एक चौथा नाम डेपी कोपेनावा और हुतुकरा यानोमामी एसोसिएशन, ब्राजील को भी ये पुरस्कार मिला है। अमीनातो, गो जियानमेई, ग्रेटा थनबर्ग और डेबी कोपेनावा और हुतुकारा यानोमामी एसोसिएशन, ब्राजील को 2019 का राइट लाइवलीहुड अवार्ड मिला है। और ये किस नंबर का है? 40वां ये राइट लाइवलीहुड अवार्ड प्रदान किया गया। और यहाँ पे आपको बता देते हैं, ये ग्रेटा थनबर्ग ये 16 वर्ष की पर्यावरण कार्यकर्त्री हैं। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ओडिशा सरकार। क्वेश्चन देखिए, ओडिशा सरकार ने अपनी किस योजना को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के साथ विलय करने का निर्णय लिया है? विकल्प आप सभी के सामने है, तो जल्दी जल्दी से आप लोग रिप्लाई करिए। रिप्लाई आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है बी, कालिया योजना। कालिया योजना का प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में विलय की ओडिशा राज्य सरकार के निर्णय की घोषणा की गई।
ये घोषणा किसके द्वारा की गई? राज्य के कृषि एवं किसान शक्ति मंत्री अरुण कुमार साहू के द्वारा ये घोषणा की गई है। अच्छा, ये विलय क्यों किया जा रहा है? वित्तीय बाधा की वजह से, पैसे की कमी की वजह से। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। कालिया योजना के अंतर्गत आजीविका और आय बढ़ाने के लिए किसानों को सहायता दी जाती है। अब ये सहायता की राशि कब कब कितनी कितनी थी ये जानते रहिए। देखिए, इसके तहत जो सहायता की राशि दी गई, पहले 10,000 रुपये, 10,000 रुपये से घटा करके 2019-20 में कितनी कर दी गई? 5,000 रुपये। और 2020-21 में कितना? 4,000 रुपये प्रति वर्ष की बात है, प्रति वर्ष, ठीक। और प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि में, इस योजना में कृषक सहायता के रूप में 6,000 रुपये का वार्षिक अनुदान दिया जाता है। 6,000 इसमें और 4,000 इसमें, यानी कि जब दोनों विलय हो गए तो विलय के बाद ओडिशा के किसानों को कितना मिलेगा? 10,000 रुपये मिलेगा। 6,000 प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना के अंतर्गत और 4,000 कालिया योजना के तहत मिलेगा। क्लियर हो गया? अब अगले क्वेश्चन पे हम